नमस्कार। आज की एक काफ़ी दुखद खबर से शुरुआत करते हैं। 7 अक्टूबर 2025 मतलब आज सुबह ही पेशावर से कोयटा जा रही थी जाफर एक्सप्रेस ट्रेन। हाँ, मैंने भी सुना। उसे बलूचिस्तान में सुल्तानकोट के पास एक रिमोट कंट्रोल बम से निशाना बनाया गया है। ओह! कई डिब्बे पटरी से उतर गए हैं और खबर है कि कई यात्री घायल भी हुए हैं। हाँ, ये वाक़ई बहुत चिंताजनक खबर है और अगर आप देखें तो ये इस साल जाफ़र एक्सप्रेस पर ये दूसरा बड़ा हमला है। दूसरा मार्च में भी हुआ था। हाँ, मार्च 2025 में इसी ट्रेन की हाईजैकिंग हुई थी। बहुत भयानक घटना थी वो। 59 जानें गई थी उसमें। तो आज की ये घटना एक बार फिर बलूचिस्तान के जो हालात हैं, उन पर रोशनी डालती है, जहाँ तनाव मतलब लगातार बना हुआ है। बिल्कुल। बलूचिस्तान ये नाम सुनते ही जहन में अक्सर संघर्ष, जटिल इतिहास यही सब आता है। ये इलाका पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान तीनों में फैला है। सही। तो आज हमने सोचा कि जरा बलूचिस्तान की इस उलझी हुई कहानी को परत दर परत खोलने की कोशिश करें, समझें कि मामला क्या है। हाँ, सही कहा, क्योंकि यहाँ सिर्फ आज की हिंसा या कल की घटनाएं नहीं है। ये मामला सदियों पुराना है। इसमें इतिहास है, कबीलाई समीकरण है, अंग्रेजों के जमाने का असर है, और सबसे बड़ी बात जो आज भी शायद उतनी ही अहम है, वो है संसाधनों पर कब्जे की लड़ाई। इन सबको समझे बिना आज के बलूचिस्तान को समझना वाकई बहुत मुश्किल है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में। बलूचिस्तान का इतिहास मतलब कितना पुराना है? मुझे कुछ मेहरगढ़ जैसा नाम याद आ रहा है। अरे वाह, हाँ, मेहरगढ़ कमाल की जगह है वो। आप सोचिए, करीब 7000 से 2500 ईसा पूर्व, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले। उससे भी पहले? हाँ, दक्षिण एशिया की शुरुआती कृषि बस्तियों में से एक है ये। सिर्फ खेती नहीं, वहाँ मिट्टी के बर्तन मिले हैं, औजार मिले हैं, मतलब एक विकसित संस्कृति थी वहाँ। हजारों साल से आबाद जमीन, तो फिर यकीनन बड़े साम्राज्य भी आए होंगे, जैसे फारसी, यूनानी। बिल्कुल, फारस का जो अकेमेनिड साम्राज्य था उसका ये हिस्सा रहा। सिकंदर महान भी यहाँ से गुजरा था, हालांकि उसका असर बहुत थोड़े वक्त के लिए था। फिर मौर्य आए, शक, कुषाण, पार्थियन, मतलब कई ताकतें आईं। लेकिन एक दिलचस्प बात है, क्या? बलूचिस्तान का जो इलाका है ना, पहाड़ी, रेगिस्तानी, ये हमेशा से बाहरी ताकतों के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। पहुंच मुश्किल, कंट्रोल करना मुश्किल। तो मतलब बड़े साम्राज्य का कंट्रोल शायद बस नाम का ही रहा हो, जमीन पर स्थानीय ताकतें ज्यादा असरदार रही हों। हाँ, काफी हद तक यही हुआ। कागज पर तो हुकूमत थी, पर जमीनी हकीकत ये थी कि स्थानीय कबीले अपनी आज़ादी, अपनी स्वायत्तता काफी हद तक बनाए रखते थे। भूगोल ने इसमें उनकी बहुत मदद की। और सांस्कृतिक रूप से इस्लाम आने से पहले क्या था? सांस्कृतिक रूप से देखें तो इस्लाम आने से पहले यहाँ इंडो ईरानी, द्रविड़ और मध्य एशियाई तहजीबों का एक तरह से मिश्रण था। पारसी धर्म का असर था, और कुछ विद्वान मानते हैं कि शायद शुरुआती वैदिक परंपराओं की भी झलक मिलती है। फिर इस्लाम का आगमन हुआ? हाँ, 7वीं सदी के आसपास अरबों के जरिए इस्लाम यहाँ पहुंचा, खासकर जो मकरान वाला तटीय इलाका है वहां पहले आया। अच्छा। लेकिन बलोच लोगों की जो आज हम पहचान देखते हैं, उनकी जो खास जनजातियां हैं, बुख्ती, मर्री, मिंगल, रिंद, लाशरी वगैरह, इनका मजबूत होना, इनका संगठित होना, ये हुआ 12वीं से 14वीं सदी के बीच। ऐसा माना जाता है कि ये लोग शायद कैस्पियन सागर के पास से आए थे। और इनकी अपनी कहानियां, अपने किस्से भी होंगे, जैसे हर पुरानी कौम के होते हैं। जाहिर है, इनकी जुबानी रिवायतें, इनकी लोक कथाएं बहुत मशहूर हैं, जैसे मीर चाकर रिंद का महाकाव्य। ये उस दौर के कबीलाई गठबंधनों, उनकी लड़ाइयों, उनकी जिंदगी की एक जीती जागती तस्वीर पेश करता है। दिलचस्प। बाद में ये इलाका गजनवी, गोरी, दिल्ली सल्तनत और फिर मुगलों के असर में भी रहा। लेकिन जैसा आपने पहले कहा, कंट्रोल शायद फिर भी ढीला ही रहा होगा, पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए होंगे। हाँ, बिल्कुल। मुगलों का या फिर सफवियों का जो ईरानी साम्राज्य था, उनका दबदबा तो था, लेकिन जमीन पर असली ताकत अक्सर स्थानीय बलूच सरदारों के हाथ में रहती थी, या फिर कलात की खानत के पास। कलात की खानत ये कब बनी? कलात की खानत, जो ब्राह्मी सरदारों के नेतृत्व में थी, वो करीब 1686 में स्थापित हुई और एक बहुत अहम स्थानीय ताकत बनकर उभरी। वो बड़े साम्राज्यों के प्रति वफादारी भी दिखाते थे, लेकिन अपनी अंदरूनी आज़ादी बनाए रखते थे।
एक तरह का संतुलन था। और फिर आए अंग्रेज और उनके साथ शुरू हुआ ग्रेट गेम। एग्जैक्टली 19वीं सदी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का असर बढ़ा तो बलूचिस्तान अचानक मैप पर बहुत अहम हो गया। क्यों? उसकी लोकेशन की वजह से? हाँ बिल्कुल, एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरी तरफ ईरान, उस वक्त फारस, और अंग्रेजों को रूस के बढ़ते असर का डर सता रहा था मध्य एशिया में। तो बलूचिस्तान एक स्ट्रेटेजिक बफर जोन बन गया। तो अंग्रेजों ने यहाँ सीधा कब्जा कर लिया या कोई और तरीका अपनाया? उन्होंने सीधा कब्जा करने के बजाय एक मिला जुला तरीका अपनाया। पहले तो कलात के खान के साथ संधियां की 1839 में, फिर 1854, 1876 में। अच्छा। इन संधियों से कलात एक तरह से ब्रिटिश संरक्षण में आ गया। मतलब अंदरूनी मामलों में तो वो आजाद थे, पर बाहरी मामले और रक्षा अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गए। फिर एक अंग्रेज अफसर थे, रॉबर्ट सैंडमैन। सैंडमैन? हाँ, नाम सुना है। सैंडमैन सिस्टम भी था कुछ? हाँ वही, 1877 में उन्होंने ये सैंडमैन सिस्टम शुरू किया। ये काफी चालाकी भरा सिस्टम था। क्या था इसमें? इसमें असल में अंग्रेजों ने कबीलाई सरदारों को सीधा पैसा देना शुरू किया, मतलब सब्सिडी, और उनके जो पारंपरिक अधिकार थे उनको मान्यता दी। इससे हुआ ये कि सरदार अंग्रेजी हुकूमत के साथ जुड़ गए, सीधा टकराव भी टल गया और अंग्रेजों का असर भी बढ़ गया। ये रूस के खिलाफ बचाव की उनकी बड़ी रणनीति का हिस्सा था। लेकिन इसी दौर में वो भी हुआ ना, बलूचिस्तान का बंटवारा, जिसने शायद आज की बहुत सारी समस्याओं की नींव रखी। हाँ, ये एक बहुत ही निर्णायक और दुखद मोड़ था। 1871 में एक लाइन खींची गई, गोल्डस्मिथ लाइन, और फिर 1896 में मैकमोहन लाइन। ध्यान रहे, ये ड्यूरंड लाइन से अलग है। अच्छा। इन लाइनों ने क्या किया कि जो ऐतिहासिक बलूच जमीन थी उसे 3 हिस्सों में बांट दिया, ब्रिटिश भारत, ईरान, फारस और अफगानिस्तान। 3 हिस्सों में? हाँ। पश्चिमी बलूचिस्तान चला गया ईरान के पास, कुछ उत्तरी इलाके अफगानिस्तान को मिले, और जो पूर्वी हिस्सा था वो ब्रिटिश बलूचिस्तान बन गया, जिसका सेंटर क्वेटा था, और कुछ इलाके कलात रियासत के तौर पर ब्रिटिश संरक्षण में रहे। नतीजा, एक ही कौम, एक ही जुबान बोलने वाले लोग अलग अलग देशों में अलग अलग झंडों के नीचे बट गए। ये घाव आज तक भरा नहीं है। जाहिर है इस बंटवारे का इस अंग्रेजी राज का विरोध भी हुआ होगा। हाँ बिल्कुल हुआ, कई बार हुआ। बलूच कबीलों ने वक्त वक्त पर बगावत की, जैसे 1840 के दशक में, फिर 1870 के दशक में भी। लेकिन अंग्रेज फौजी तौर पर ज्यादा ताकतवर थे, उन्होंने इन विद्रोहों को दबा दिया। और एक और अहम बात यह है कि इस पूरे औपनिवेशिक दौर में बलूचिस्तान का आर्थिक विकास न के बराबर हुआ। मतलब संसाधनों पर ध्यान नहीं दिया? बिल्कुल नहीं। इसे बस एक सरहदी चौकी, एक मिलिट्री आउटपोस्ट की तरह इस्तेमाल किया गया। यहाँ के लोगों, यहाँ के विकास की किसी को फिक्र नहीं थी। चलिए अब आते हैं 1947 के बाद के दौर में। भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना। उस वक्त बलूचिस्तान का क्या हुआ? कलात रियासत का क्या बना? हाँ, ये कहानी भी कम पेचीदा नहीं है। 1947 में जब बंटवारा हुआ तो कलात के जो खान थे, अहमद यार खान, उन्होंने पहले तो अपनी रियासत की आज़ादी का ऐलान कर दिया। आज़ादी का ऐलान? हाँ, उनका तर्क ये था कि उनकी संधि ब्रिटिश क्राउन के साथ थी, वायसराय के जरिए। अब ब्रिटिश राज खत्म हो गया तो संधि भी खत्म, और कलात आज़ाद है। उन्होंने करीब 8-9 महीने आज़ादी बनाए भी रखी। लेकिन ये आज़ादी फिर टिक नहीं पाई, पाकिस्तान बन चुका था। नहीं टिक नहीं पाई। पाकिस्तान की जो नई सरकार थी, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में, उसने दबाव डाला, बातचीत हुई, नेगोशिएशंस हुए, और आखिरकार मार्च 1948 में कलात के खान ने पाकिस्तान में विलय के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिया। तो विलय हो गया, लेकिन आपने कहा ये पेचीदा था। पेचीदा इसलिए कि ये विलय शुरू से ही बहुत विवादों में रहा। बहुत से बलूच नेता और राष्ट्रवादी मानते हैं कि ये जबरदस्ती का विलय था, दबाव में किया गया था। खान के छोटे भाई प्रिंस अब्दुल करीम खान, उन्होंने तो उसी वक्त हथियारबंद विरोध भी शुरू कर दिया था। इसे पहला बलूच विद्रोह भी कहा जाता है। ओह, तो क्या यहीं से वो सिलसिला शुरू हुआ जिसे हम आज बलूच राष्ट्रवाद और अलगाववाद के तौर पर देखते हैं? मतलब जड़ें इतनी पुरानी हैं। बिल्कुल, विलय का ये जो विवाद था, यहीं से असंतोष की जड़ें गहरी होती गईं। फिर पाकिस्तान की जो केंद्र सरकारें आईं, उनकी नीतियां, जैसे एक 1 यूनिट पॉलिसी आई थी 1950 के दशक में। हाँ, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान के सभी प्रांतों को मिलाकर एक इकाई बना दिया गया था। सही। उससे भी बलूचों को लगा कि उनकी पहचान खतरे में है। और फिर सबसे बड़ा मुद्दा बना
बलूचिस्तान के कुदरती संसाधनों का इस्तेमाल। और इन संसाधनों में सबसे अहम शायद वो सुई गैस थी, है ना? हाँ, सुई गैस। 1952 में डेरा बुगती के सुई इलाके में गैस के बहुत बड़े भंडार मिले। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए तो जैसे लॉटरी लगने जैसा था। हाँ, जाहिर है। लेकिन बहुत से बलूचों को लगा, और शायद आज भी लगता है, कि उनकी जमीन से निकली दौलत का फायदा उन्हें नहीं मिल रहा। ये सारी गैस, सारी कमाई, ये सब पंजाब जा रही है, कराची जा रही है, और बलूच लोग गरीबी में जी रहे हैं। उन्हें लगा कि उन्हें सियासी तौर पर भी और माली तौर पर भी हाशिए पर धकेला जा रहा है। और इसी नाइंसाफी के एहसास ने फिर हथियारबंद विद्रोह को हवा दी। जी, ये कहना ज्यादा सही होगा कि इसने पहले से मौजूद विरोध की भावना को और भड़का दिया, उसे और मजबूत कर दिया। 1948 वाले विद्रोह के बाद 1958-59 में नवाब नौरोज खान जरकजई का विद्रोह हुआ। उन्हें धोखे से पकड़कर फांसी दे दी गई, जिससे कड़वाहट और बढ़ी। फिर 1960 के दशक में भी संघर्ष चला, और सबसे बड़ा और शायद सबसे खूनी दौर आया 1973 से 1977 के बीच। उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार थी पाकिस्तान में। उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त पाकिस्तानी फौज ने बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था। हजारों लोग मारे गए, हजारों को घर छोड़ना पड़ा। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि ईरान के शाह ने, जो उस वक्त भुट्टो के करीबी थे, उन्होंने भी इस ऑपरेशन में पाकिस्तान की मदद की थी, हेलीकॉप्टर वगैरह दिए थे। बाप रे। और 2000 के दशक से जो मौजूदा दौर चल रहा है वो इसी की अगली कड़ी माना जाता है। हाँ, इसे पांचवा बड़ा दौर कहा जाता है बलूच उग्रवाद का। इस बार कई नए संगठन सामने आए, बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच रिपब्लिकन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और भी कई। इनकी मांगे अलग अलग हैं, कुछ ज्यादा स्वायत्तता चाहते हैं, कुछ पूरी आज़ादी, और ये संघर्ष पिछले लगभग 2 दशकों से लगातार जारी है। और जैसा हमने शुरू में बात की, हाल के सालों में इसमें काफी तेजी आई है। चलिए अब थोड़ा आज के हालात पर, मतलब वर्तमान पे आते हैं। बलूचिस्तान का भू राजनीतिक महत्व क्या है, और आज जो इतना तनाव है उसकी खास वजह क्या है? देखिए, बलूचिस्तान की लोकेशन, उसकी भौगोलिक स्थिति ही उसे बेहद अहम बना देती है। आप मैप पर देखें, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान, और दक्षिण में एक लंबा समुद्र तट है अरब सागर पर। ग्वादर बंदरगाह भी तो वही है। हाँ बिल्कुल, और ग्वादर बंदरगाह आज के दौर में शायद सबसे अहम फैक्टर है। ये बंदरगाह चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे हम सीपेक कहते हैं, उसका एक तरह से दिल है, उसका समुद्री दरवाजा है। चीन इसके जरिए सीधे अरब सागर तक और फिर आगे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। लेकिन ये सीपेक प्रोजेक्ट भी तो बलूचिस्तान में बहुत विवादित है। बिल्कुल, कागज पर तो इसे तरक्की का, डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बताया जाता है। कहा जाता है कि इससे बलूचिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि बहुत से बलोच इसे अपने संसाधनों पर एक और किस्म का कब्जा मानते हैं। उन्हें क्या डर है? डर कई है। एक, कि इसका फायदा उन्हें नहीं मिलेगा। नौकरियां बाहर वालों को मिलेंगी, खासकर पंजाबियों या चीनियों को। जमीनें बाहर वाले खरीद लेंगे। और सबसे बड़ा डर है डेमोग्राफी बदलने का। डेमोग्राफी बदलने का मतलब ये कि बाहर से इतने लोग आकर बस जाएंगे, मजदूर, फौजी, व्यापारी, कि बलूच अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक हो जाए, उनकी पहचान, उनकी संस्कृति खतरे में पड़ जाए। ग्वादर शहर में ये चिंताएं बहुत ज्यादा महसूस की जाती हैं। और विकास की कमी, गरीबी, ये मुद्दे तो पुराने हैं ही। ये तो सबसे बुनियादी, सबसे पुराना मुद्दा है। आप सोचिए, इतने कुदरती संसाधन है वहाँ, गैस है, सोना है, तांबा है, कोयला है, लेकिन इसके बावजूद बलूचिस्तान आज भी पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब सूबा है। तालीम, सेहत, सब में पीछे। साक्षरता दर सबसे कम, सेहत की सहूलियतें ना के बराबर, सड़कें नहीं, बुनियादी ढांचा नहीं, कई इलाकों में पीने का साफ पानी तक मयस्सर नहीं है। तो ये जो एहसास है कि हमारी दौलत लूटी जा रही है और बदले में हमें गरीबी और पिछड़ापन मिल रहा है, ये गुस्से की एक बहुत बड़ी, शायद सबसे बड़ी वजह है। और क्या ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में भी कुछ ऐसी हालात हैं? क्योंकि बलूच तो वहाँ भी रहते हैं। हाँ, वहाँ भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, मिलते जुलते ही हैं। ईरान का जो सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत है, वो भी ईरान के सबसे पिछड़े और गरीब इलाकों में से एक है। वहाँ के बलूच भी महसूस करते हैं कि तेहरान की जो केंद्र सरकार है, वो उनके साथ नाइंसाफी करती है, उन्हें शक की निगाह से देखती है। और वहाँ मजहबी पहलू भी है शायद। ईरान शिया बहुल है, बलूच सुन्नी है।
हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। ईरान की ज्यादातर आबादी शिया है, जबकि बलोच ज्यादातर सुन्नी है। तो एक धार्मिक भेदभाव का एहसास भी वहाँ काम करता है। और वहाँ भी जुंदलल्ला या अब जैश अल अदल जैसे हथियारबंद गुट ईरान सरकार के खिलाफ लड़ते रहे हैं। तो ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये सरहद के दोनों पार फैला हुआ है। और अफगानिस्तान? अफगानिस्तान में भी बलोच आबादी है, लेकिन वो संख्या में कम है और उतनी सियासी तौर पर सक्रिय नहीं है जितनी पाकिस्तान या ईरान में। अगर हम बलोच समाज के अंदर की बात करें तो क्या वो आज भी कबीलाई ढांचे पर ही ज्यादा चलता है? सरदारों का असर कितना है? हाँ, काफी हद तक। कबीलाई पहचान और सरदार का असर आज भी बहुत मजबूत है, खासकर देहाती इलाकों में। बुगती, मर्री, मेंगल, रिंद, लाशरी, जरकजई ये बड़े कबीले हैं और इनके सरदारों का सियासत में भी काफी दबदबा रहा है। हालांकि ये भी सच है कि शहरों में क्वेटा जैसी जगहों पर एक पढ़ा लिखा मध्य वर्ग भी उभरा है, जो शायद कबीलाई वफादारी से आगे बढ़कर सोचता है। और जुबान, संस्कृति? बलूची जुबान, जो कि एक ईरानी भाषा है, और उनकी शायरी, उनका संगीत, उनकी लोक कथाएं, ये सब उनकी सांस्कृतिक पहचान के बहुत अहम हिस्से हैं। वो अपनी अलग पहचान को लेकर बहुत संवेदनशील है। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि बलूचिस्तान में सिर्फ बलूच ही नहीं रहते। हाँ, ये भी एक जरूरी बात है। बिल्कुल। बलूचिस्तान के जो उत्तरी इलाके हैं, क्वेटा के आसपास और अफगान सीमा से लगे हुए, वहाँ पश्तूनों की बड़ी आबादी है और उनका अपना अलग सियासी वजूद है, अपनी पार्टियां हैं। क्वेटा जैसे शहरों में बलूच और पश्तूनों के बीच कई बार तनाव की खबरें भी आती हैं। और ब्राह्मी लोग भी हैं। हाँ, ब्राह्मी जुबान बोलने वाले लोग भी हैं, जिनकी अपनी एक अलग तारीखी पहचान है, जो कलात खानत से जुड़ी हुई है। तो बलूचिस्तान अंदर से भी काफी विविध है, कई जातीय और भाषाई समूह है, और ये विविधता किसी एक अखिल बलूच राष्ट्रवाद के विचार को थोड़ा पेचीदा बना देती है। और इन सब पुरानी समस्याओं के साथ साथ क्या कुछ नई चुनौतियां भी हैं जो हालात को और बिगाड़ रही हैं? जैसे पानी की कमी का जिक्र होता है, मौसम में बदलाव का। हाँ, ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं। पानी की कमी बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा संकट बनती जा रही है। बारिशें कम हो रही हैं, जमीन सूख रही है, खेती बाड़ी करना मुश्किल होता जा रहा है, लोगों को अपने घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन का असर वहाँ साफ नजर आ रहा है। और चरमपंथ? हाँ, और फिर अलग अलग किस्म की चरमपंथ। एक तरफ राष्ट्रवादी उग्रवाद है, दूसरी तरफ कुछ इलाकों में धार्मिक चरमपंथी गुट भी सक्रिय हुए हैं। ये सब चीजें मिलकर बलूचिस्तान के भविष्य को लेकर बहुत सारी चिंताएं पैदा करती हैं। अब जरा हाल के सालों में, खासकर 2024 और 2025 में जो हिंसा इतनी बड़ी है, उस पर नजर डालते हैं। आंकड़े क्या बता रहे हैं? क्या ये वाकई पहले से ज्यादा है? हाँ, आंकड़े तो यही दिखा रहे हैं कि हिंसा में बहुत तेजी आई है, खासकर 2023 के आखिर से। अगर हम साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल जैसे स्रोतों को देखें तो 2024 में 300 से ज्यादा मौतें हुई थी संघर्ष में, और 2025 में तो अब तक यानी अक्टूबर तक ये आंकड़ा 500 पार कर चुका है। 500 से ज्यादा? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। और ये हमले ज्यादातर बलूच राष्ट्रवादी गुट कर रहे हैं, जिनमें बलोच लिबरेशन आर्मी BLS सबसे ज्यादा सक्रिय दिखती है, और उससे जुड़े हुए दूसरे गुट भी। निशाना कौन बन रहा है? पाकिस्तानी फौज, पुलिस, खासकर फ्रंटियर कोर FC, सरकारी इमारतें, रेलवे लाइनें, गैस पाइपलाइनें, और कई बार आम नागरिकों को भी निशाना बनाया गया है, खासकर उन्हें जिन्हें वो बाहरी या सेटलर्स मानते हैं। कुछ बड़ी घटनाएं जो हाल में हुई हों, जिन्होंने ज्यादा ध्यान खींचा हो? इसमें 32 लोग मारे गए थे। फिर मार्च 2025 में, जैसा हमने पहले जिक्र किया, जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग, 59 मौतें और 450 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया गया था। ये रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव था। इतने बड़े पैमाने पर बंधक बनाना पहले नहीं देखा गया था। हाँ, ये तो बहुत अलग था। फिर सितंबर 2025 के आखिर में क्वेटा में फ्रंटियर कोर FC के हेडक्वार्टर के पास एक कार बम धमाका हुआ, 10 मौतें हुई। उसके ठीक बाद अक्टूबर 1 को खुजदार के जहरी इलाके में एक कथित ड्रोन हमले की खबर आई, जिसमें बलूच राष्ट्रवादियों ने इल्जाम लगाया कि आम नागरिक मारे गए हैं। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने इससे इनकार किया, और कल ही 6 अक्टूबर को बुलेदा और खुजदार में 2 अलग-अलग IED धमाके हुए सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर। ऐसा लग रहा है जैसे हमलावरों ने अपनी रणनीति, अपनी टैक्टिक्स भी बदली हैं। आत्मघाती हमले, हाईजैकिंग, ये पहले बलूच संघर्ष में इतने आम नहीं थे। हाँ, ये एक नया और ज्यादा खतरनाक ट्रेंड नजर आ रहा है। आत्मघाती हमलों का इस्तेमाल पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, खासकर BLA की एक खास यूनिट है मजीद ब्रिगेड, उसकी तरफ से। अमेरिका ने इसी साल 2025 में
मजीद ब्रिगेड को एक आतंकवादी संगठन भी घोषित किया है। अच्छा। हाईजैकिंग और हाईवे ब्लॉक करने जैसी कार्रवाइयां भी बढ़ी हैं। जैसे अगस्त 2024 में उन्होंने एक ऑपरेशन हेरोफ चलाया था, जिसमें कई दिनों तक कोस्टल हाईवे और दूसरे अहम रास्ते ब्लॉक कर दिए थे। ये सब बताता है कि वो अब ज्यादा बड़े पैमाने पर, ज्यादा असरदार तरीके से और शायद ज्यादा बेरहमी से अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं। और आज सुबह का जो जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसने ली है और उनका क्या कहना है? इसकी जिम्मेदारी एक गुट ने ली है जिसका नाम है बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स। ये बीएलए जैसे बड़े गुटों की तुलना में शायद छोटा संगठन है, लेकिन माना जाता है कि ये उन्हीं से जुड़ा हुआ है। उनका दावा ये है कि उनका निशाना ट्रेन में सफ़र कर रहे पाकिस्तानी फौज के जवान थे और ये हमला बलूचिस्तान में फौजी कब्जे, जबरन गुमशुदगी और संसाधनों की लूट के खिलाफ उनके जारी संघर्ष का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर भी इसकी काफी तस्वीरें और वीडियो चल रहे हैं। पटरी से उतरे हुए डिब्बे दिख रहे हैं, धुआं उठ रहा है, मंजर काफी खौफनाक है। हाँ, मंजर वाकई परेशान करने वाला है। जाहिर है रेलवे लाइन रोक दी गई है, बचाव कार्य चल रहा होगा। पाकिस्तानी हुकूमत ने, अधिकारियों ने इसे बुज़दिलाना आतंकी हरकत कहा है और सख्त कार्रवाई की बात कही है। लेकिन जैसा आप कह रही थी, ये हमला उस पैटर्न का हिस्सा लगता है जिसमें बलूचिस्तान के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को निशाना बनाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, रेलवे लाइनें, सड़कें, पुल, इन्हें निशाना बनाने का मकसद शायद दोहरा है। एक तो सुरक्षा बलों की आवाजाही को रोकना और दूसरा सरकार पर दबाव बनाना और बलूचिस्तान के मुद्दों जैसे जबरन गुमशुदगी, आर्थिक नाइंसाफी, सीपेक पर चिंताएं, इन पर दुनिया का ध्यान खींचना। इन बढ़ती हुई घटनाओं पर पाकिस्तान सरकार और जो बाकी क्षेत्रीय ताकतें, उनका क्या रुख है? पाकिस्तान सरकार क्या कर रही है? पाकिस्तान सरकार जाहिर तौर पर सख्ती से निपट रही है। फौजी ऑपरेशन जारी हैं। रेल लाइनों और अहम जगहों पर इंटेलिजेंस बढ़ाने और सुरक्षा सख्त करने के हुक्म दिए गए हैं। बलूचिस्तान के जो मुख्यमंत्री हैं मीर सरफराज बुख्ती, वो खुद एक अहम बलूच कबीले से आते हैं और पहले पाकिस्तान के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। हाँ, वो तो काफी जाने पहचाने चेहरे हैं। हाँ, वो लगातार दहशतगर्दों की सफाई की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठन लगातार चिंता जता रहे हैं। जबरन गुमशुदगियों, एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के इल्जामात कम नहीं हो रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि अकेले सितंबर 2025 में 50 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबरें आई। तो एक तरफ सख्ती है, दूसरी तरफ मानव अधिकारों के उल्लंघन के गंभीर आरोप भी हैं। और पड़ोसियों का क्या कहना है? ईरान, चीन? पड़ोसियों के साथ भी रिश्ते तनावपूर्ण हैं। ईरान के साथ अक्सर सीमा पर झड़पों की खबरें आती रहती हैं। ईरान इल्जाम लगाता है कि पाकिस्तान में पनाह लिए हुए बलोच उग्रवादी उनके यहाँ आकर हमले करते हैं। हाल ही में 5 अक्टूबर को भी ईरान ने अपने सिस्तान बलूचिस्तान सूबे में एक झड़प की खबर दी और इल्जाम पाकिस्तान स्थित गुटों पर लगाया। पाकिस्तान ने जाहिर है इससे इनकार किया। और अमेरिका, चीन? अमेरिका ने आज के जाफर एक्सप्रेस हमले की निंदा की है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के साथ खड़े होने की बात कही है। और चीन तो जाहिर है सीपेक प्रोजेक्ट और अपने हजारों नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है। जब भी बलूचिस्तान में कोई बड़ा हमला होता है, खासकर अगर वो सीपेक से जुड़ा हो, तो चीन की तरफ से चिंता और दबाव दोनों आते हैं। अब आते हैं भारत पर। इस पूरे मसले पर भारत का नजरिया क्या है? भारत कहाँ खड़ा है? देखिए, भारत का जो आधिकारिक स्टैंड है, जो ऑफिशियल लाइन है, वो काफ़ी समय से यही रही है कि भारत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देता। भारत का कहना है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान की अपनी गलत नीतियों का नतीजा है। वहाँ के लोगों को उनके हक न देना, उनके संसाधनों का सही इस्तेमाल न करना, उन पर जुल्म करना। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि भारत ने बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के हनन का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया है। ये एक बदलाव है। हाँ, ये पिछले कुछ सालों में एक अहम बदलाव आया है। इसे कुछ विश्लेषक डिफेंसिव ऑफेंस या रक्षात्मक आक्रामकता कहते हैं। मतलब ये कि जब पाकिस्तान लगातार कश्मीर का मुद्दा उठाता है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने की कोशिश करता है, तो भारत उसके जवाब में बलूचिस्तान में हो रहे मानवाधिकार हनन का मुद्दा उठाता है, जैसे जबरन गुमशुदगी, न्यायतर हत्याएं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, लोगों पर अत्याचार। इन मुद्दों को भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जैसे मंचों पर उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी 2015 में लाल किले से अपने भाषण में और फिर शायद मई 2025 के एक भाषण में भी बलूच लोगों की आवाजों का जिक्र किया था। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। और मई 2025 में ही मीर यार बलूच नाम के एक बलूच नेता ने
विदेश से आज़ादी का ऐलान किया और भारत से नैतिक समर्थन मांगा था। इस खबर को भारतीय मीडिया में काफ़ी प्रमुखता मिली थी। हालांकि भारत सरकार ने इस पर सीधे तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। पाकिस्तान तो अक्सर भारत पर इल्जाम लगाता रहता है कि वो बीएलए जैसे गुटों की मदद कर रहा है। हाँ, पाकिस्तान ये इल्ज़ाम बहुत बार लगा चुका है। वो अक्सर कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो अशांति है उसके पीछे भारत का हाथ है। भारत इन गुटों को पैसा और हथियार दे रहा है। वो कभी-कभी फितनातुल हिंदुस्तान यानी भारत द्वारा फैलाई गई शरारत जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं। भारत इन सभी इल्जामात को हमेशा सिरे से खारिज करता आया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान भी आया था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को जेली स्टेट कहा था। क्या उससे भी बलूचिस्तान और केपीके की अस्थिरता से जोड़कर देखा गया था? हाँ, कुछ विश्लेषकों ने उसे इसी संदर्भ में देखा था कि पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर इतना अस्थिर हो चुका है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे सूबों में हालात इतने खराब हैं कि वो एक जेली स्टेट जैसा बन गया है जो हिलता डुलता रहता है। तो इस तरह की बयानबाजी और मानवाधिकार के मुद्दे उठाने का मकसद शायद यही लगता है कि पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और द्विपक्षीय स्तर पर दबाव बनाया जाए। लेकिन भारत किसी हथियारबंद मदद से इनकार करता है। हाँ, भारत का स्टैंड यही है कि वो किसी भी तरह की हथियारबंद या माली मदद इन गुटों को नहीं दे रहा है, बल्कि सिर्फ बलूच लोगों की जो जायज़ शिकायतें हैं और उनके जो मानवाधिकार हैं उनकी बात कर रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम समेटें तो ये एक बेहद पेचीदा बहुस्तरीय तस्वीर उभरती है। हजारों साल का इतिहास है, एक बहुत ही रणनीतिक लोकेशन है, बंटवारे का दर्द है, विलय का विवाद है, संसाधनों की लड़ाई है, और अब सीपैक जैसे नए भू राजनीतिक और आर्थिक आयाम भी जुड़ गए हैं। हाँ, और इन सब के बीच है बलूच पहचान, उनकी शिकायतें जो बहुत गहरी हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उन्हें हाशिए पर रखा गया है। बिल्कुल, और इसी एहसास ने, इसी नाइंसाफी के अनुभव ने हिंसा के एक ऐसे दुष्चक्र को जन्म दिया है जो दशकों से चला आ रहा है और थमने का नाम ही नहीं ले रहा। और अब इसमें ईरान, चीन, अमेरिका, भारत जैसे कई बाहरी खिलाड़ियों के अपने अपने हित, अपने अपने एजेंडा भी शामिल हो गए हैं, जिससे ये मामला और भी ज्यादा उलझ गया है। ये वाकई एक ऐसी जटिल गांठ है जिसे सुलझाना किसी के लिए भी आसान नहीं लगता। यहीं पर शायद सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आगे क्या? जब एक तरफ लोगों की इतनी गहरी और पुरानी शिकायतें हैं, दूसरी तरफ इतने बड़े जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक हित जुड़े हुए हैं, जैसे सीपैक, और साथ में लगातार हिंसा जारी है, तो भविष्य का रास्ता क्या हो सकता है? क्या सिर्फ ताकत के इस्तेमाल से, फौजी ऑपरेशन से ये मसला कभी हल हो सकता है? या फिर जब तक जो बुनियादी मुद्दे हैं, राजनीतिक स्वायत्ता का सवाल, संसाधनों के बंटवारे का सवाल, लोगों की पहचान और सम्मान का सवाल, जब तक इन पर ईमानदारी से बात नहीं होगी, कोई सार्थक संवाद नहीं होगा, तब तक कोई स्थायी हल नहीं निकलेगा। और अगर हल नहीं निकलता है तो क्या ये अस्थिरता, ये हिंसा सिर्फ बलूचिस्तान तक ही सीमित रहेगी या इसका असर पूरे क्षेत्र पर, पड़ोसियों पर और शायद दुनिया पर भी फैलता रहेगा? ये वो सवाल हैं जिन पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।